दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ताजिकिस्तान के गांव की जिंदगी के बारे में कि यहाँ के ताजिक लोग इन खूबसूरत गांव और देहातों में अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। यहाँ के लोग किन किन रवायती तरीकों से फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी करते हैं। कोकाफ के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों पर बसे इन ताजिक लोगों के गांव और देहातों की भी आपको सैर करवाएंगे। इसके साथ यहाँ की तहजीब सकाफत, पुरानी रवायात, नौरोज के सकाफती मेले से लेकर यहाँ के लोगों की खूबसूरत शादियाँ भी आपको दिखाएंगे। इस तरह की तमाम दिलचस्प इंफॉर्मेशन ताजिकिस्तान विलेज लाइफ के बारे में आज आप हमारे साथ जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ताजिकिस्तान का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक की सफ में होता है जो अपने कुदरती मनासर की वजह से पूरी दुनिया में ही मशहूर है। ताजिक नस्ल से ताल्लुक रखने वाले ये ताजिक बशिंदे ज़माने कदीम से ही यहाँ कोकाफ के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों पर भेड़ बकरियां पालते और खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। ताजिक कबीला हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से भी जाना जाता है जिनकी जड़ें आर्याई और इब्राही ग्रोह से भी मिलती हैं। दोस्तों ताजिकिस्तान का मुल्की 90% हिस्सा कोई पामीर के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों से लेकर कोई हिंदू कश, कोई जरविशान और हया फरमान के खूबसूरत ससस पहाड़ी इलाकों से घिरा हुआ है। कोकाफ का बुलंदो बाला तारीखी पहाड़ी सिलसिला कोई पामीर के इलाके में ही मौजूद है। ये पहाड़ अपनी लोक दास्तानों, परियों और जिन्नों के किस्सों और कहानियों की वजह से पूरी दुनिया में ही बहुत ज्यादा मशहूर है। इन्हीं पहाड़ी सिलसिलों में अक्सर ताजिक लोगों के गांव और देहात भी आबाद हैं जहां ये ताजिक लोग भेड़ बकरियां पाल कर खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर करते हैं। दोस्तों ताजिकिस्तान वस्ती एशिया में बसा एक मुस्लिम मुल्क है जो जुग्राफियाई लिहाज से अफगानिस्तान से लेकर उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, चीन और किर्गिस्तान के दरमियान वाक़ है। दोस्तों आप ये जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर की बनती है। अफगानिस्तान के साथ मुल्हिका इलाका वाहन बॉर्डर के जरिए ये इलाका 16 किलोमीटर दूर बनता है पाकिस्तान से। दोस्तों इस मुल्क का कुल रकबा 1,43,100 मुरब्बा किलोमीटर है जिसमें 9 मिलियन के करीब ताजिक लोग आबाद हैं। दुशंबे इस मुल्क का सबसे अहम तरीन सकाफती शहर है जो दारुल हुकूमत सिटी होने के साथ साथ मुल्क का सबसे बड़ा अहम तजारती शहर है। इस शहर में सासानी तहजीबों की फन तामीर से लेकर खिलाफत इस्लामिया के शानदार शाहकार भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों ताजिकिस्तान की ज्यादातर मुल्की आबादी गांव और देहातों में ही आबाद है जिसमें यहाँ की ज्यादातर दही आबादी सुबह कुंजदुन से लेकर पंचकत, कुर्दबो, मशरकी कल्ब, गारम, कुन्नो और नोरेक के पहाड़ी इलाकों में ही आबाद है। इन तमाम पहाड़ी इलाकों में यहाँ के मकामी किसान वसी इलाकों पर फसलों की काश्तकारी और खेती बाड़ी भी करते हैं। ताजिकिस्तान की अगर अहम रवायती फसलों की बात करें तो यहाँ गंदम, जवार, बाजरा, चावल, कपास, सूरजमुखी, फल फ्रूट जात, खुश्क मेवाजात कसीर तादाद में उगाए जाते हैं। गंदम और कपास यहाँ की सबसे अहम फसलें जानी जाती हैं जो दुशंबे के जरी इलाकों से लेकर पामीर की पहाड़ी वादियों में उगाई जाती हैं। ताजिकिस्तान को फल फ्रूट जात की सरजमीन भी कहते हैं। यहाँ हर तरह के फल फ्रूट पाए जाते हैं जिसमें यहाँ के अनार, सेब, आड़ू, नाशपाती, अंगूर, ब्लूबेरी, रसबेरी और शाहबलूत के बागात यहाँ सबसे ज्यादा मशहूर हैं। ताजिकिस्तान के इन दही इलाकों में मकामी सतह पर फ्रूट फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं जिसमें यहाँ के किसान लाखों टन अपने फल फ्रूट जात करीबी ममालिक में फरोख्त करके एक अच्छी तादाद में ज़र मुबादला भी कमाते हैं। यहाँ की सरसब्ज़ पहाड़ी वादियाँ फल फ्रूट जात की फार्मिंग के लिए इंतहाई अच्छी जानी जाती हैं। दोस्तों इस मुल्क में बसने वाले ज्यादातर मकामी बशिंदे खाना बदोशी जैसी भी जिंदगी बसर करते हैं जिसमें ये लोग अपने माल वेशी और भेड़ बकरियां इन सरसब्ज़ पहाड़ों पर चरवाते नजर आते हैं। इनके रेवड़ों में हजारों की तादाद में भेड़ बकरियां मौजूद होती हैं जिनसे हासिल होने वाली ऊन, दूध, पनीर और मक्खन से ये लोग अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा करते हैं।
इस मुल्क में सबसे बड़ा ताजिक कबीला है जो मुल्क की आबादी का 85% है। ताजिकों के आगे मजीद झैली कबीले भी निकलते हैं, जिसमें इन ताजिकों का समानी कबीला जो यहाँ का कदीम तरीन कबीला भी समझा जाता है। समानी के साथ पामीरी, हेवा और बहारी कबाइल भी यहाँ के बड़े कबाइल समझे जाते हैं, जबकि इन कबाइल के साथ यहाँ उज़्बेक, रूसी, कज़ाक, किर्गिज़, तुर्क और आज़री कबाइल के लोग भी यहाँ ज़माने कदीम से ही आबाद हैं। ये तमाम कबाइली लोग आपसी सकाफती पुरानी रवायात में और ओल्ड कल्चर में काफ़ी ममासलत रखते हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान में बसने वाले ये तमाम कबाइली लोग आपसी कबाइल में ही शादियाँ करते हैं और इनकी शादियाँ इंतहाई ज़्यादा देखने के लायक होती हैं। इनकी शादियाँ इंतहाई शानदार और धूमधाम तरीके से की जाती हैं। यहाँ शादियाँ अमूमन 3 से 4 रोज़ लंबी चलती हैं, जिसमें तमाम ताजिक लोग अपने सकाफती मलबूसात में ही मलबूस होते हैं। शादियों में हर तरफ एक खुशी का समा होता है, जिसमें यहाँ तमाम फैमिली के अफराद शरीक होते हैं और ये तमाम लोग मिलकर अपना रवायती रक्स डुबिक डांस भी करते हैं। इस डांस के बगैर इनकी शादियाँ अधूरी समझी जाती हैं। शादियों में तमाम औरतें सज धज कर आती हैं। सोने के महंगे से महंगे ज़ेवरात यहाँ की औरतें पहनना पसंद करती हैं। शादियों में आए तमाम मेहमानों की तरह तरह के लजीज खानों से खूब हाथ तवाज़ो भी की जाती है, जिसमें दुम्बे का गोश्त इनकी मरगूब ग़िज़ा समझी जाती है। दूल्हा और दुल्हन अपने सकाफती मलबूसात में ही तैयार होकर आते हैं और दूल्हे की फैमिली की जानिब से दुल्हन को महंगे से महंगे कीमती ज़ेवरात और तोहफ़े तोहफे में दिए जाते हैं। ताजिक लोगों की शादियाँ इंतहाई दिलचस्प और देखने के लायक होती हैं। दोस्तों, यहाँ के ताजिक लोग अपनी मजहबी रसूमात और सकाफती रवायात से भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। यहाँ के तमाम दही इलाकों में ये लोग मिलजुल कर फसलों की कटाई से लेकर मौसम बहार और नौरोज़ के सकाफती मेले इंतहाई शौक के साथ मनाते हैं। नए साल की खुशी में नौरोज़ का सकाफती मेला बाकी वस्ती एशियाई ममालिक की तरह यहाँ में इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है, जिसकी रवायात हजारों साल पुरानी है। नौरोज़ का ये सकाफती मेला हर साल नए साल की खुशी में मार्च के महीने में यहाँ मनाया जाता है, जिसमें सारे गांव को रंग बिरंगे फूलों से सजा दिया जाता है और आग लगाकर इस सकाफती मेले की शुरुआत की जाती है। ज़रतश्ती मजहब के मानने वाले 17 परस्त वारसी लोगों का यह त्यौहार ज़माने कदीम में ईरान और खुरासान के इलाकों में मनाया जाता था। इस कदीम सकाफत को जिंदा रखने के लिए ये लोग आज भी नौरोज़ का ये कदीम सकाफती त्यौहार इंतहाई खुशी के साथ यहाँ मनाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की अगर तारीख पर एक नजर डालें तो वस्ती एशिया में बसा ये मुल्क कोई पामीर और हिंदू कश के दामन में ये खूबसूरत तरीन इलाका हजारों सालों से ही इंसानी आबादी का मस्कन रहा है। कई हजार साल पहले यहाँ कोकाफ के पहाड़ी इलाकों में ये ताजिक नस्ल के बाशिंदे यहाँ आबाद थे, जो यहाँ मकामी ज़बान में चरवाहे भी कहलाया करते थे। ये ताजिक नस्ल के लोग इन पहाड़ों पर भेड़ बकरियां चरवा कर अपना गुजर बसर किया करते थे। ताजिकिस्तान की कदीम तारीख का आगाज मुख्तलिफ सकाफतों और सल्तनतों से होता है। हजारों साल पहले यहाँ हेरात की तहजीबों से लेकर निशापुर की तहजीबें, कोशान, ईरानी, सासानी सल्तनतें, बाज़ंतीनी और यूनानी तहजीबों के शवाहिद भी मिलते हैं। सासानी और कोशान की तहजीबों में इस हित्ते ने खूब तरक्की की। यहाँ कसीर तादाद में इंसानी बस्तियाँ और शहर भी आबाद किए गए। 6ठी सदी ईस्वी में यह तमाम इलाके तुर्कों के कंट्रोल में चले गए और सल्तनत उस्मानिया के दौरान यहाँ कई कबायली लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया और इस्लाम यहाँ तेजी से फैलने लगा। 14वीं सदी में यहाँ समरकंद और बुखारा जैसे तारीखी शहर भी आबाद किए गए अमीर तैमूर की सल्तनत में। 16वीं और 17वीं सदी में ताजिकिस्तान का इलाका मुख्तलिफ वस्ती एशियाई सल्तनतों जैसे कि बुखारा, समरकंद और हेवा जैसी सल्तनतों के ज़ेरे साया भी रहा है। 19वीं सदी में ये तमाम वस्ती एशियाई ममालिक रूस के कब्जे में चले गए और यहाँ कई सालहाना जंगी जैसे हालात मौजूद रहे। सन 1951 में सोवियत यूनियन SSR के टूटने से ताजिकिस्तान को रूस से आज़ादी हासिल हुई। ताजिकिस्तान के अगर चंद एक बड़े शहरों की बात करें, जिनमें कैपिटल सिटी दुशांबे के बाद खुशंद इस मुल्क का सबसे अहम तरीन तरीही शहर है, जो ज़माने कदीम में मुख्तलिफ सकाफतों का मरकज भी रहा है। एक वक्त में अमीर तैमूर के खानदान
خاندان کا یہ شاہی دارالحکومت بھی رہا ہے اور وسطی ایشیا میں عظیم تاریخی اور ثقافتی سیاسی شہر بھی۔ حجند شہر کے بعد اسد راوشن یہاں کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اسلامی فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنی تاریخی عمارتوں، مساجد اور قدیم بازاروں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ اس شہر کی خوبصورتی کو دیکھنے لاکھوں کی تعداد میں غیر ملکی ٹورسٹ اس شہر کا رخ کرتے ہیں۔ یہ شہر کسی وقت میں مختلف سلطنتوں کا مرکز بھی رہا ہے، جس میں یہاں آج بھی پرشین اور تیموری سلطنتوں کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تاجکستان کا ہارک شہر جو مشرقی حصے میں واقع ہے، جو چین کی سرحد کے ساتھ لگتا ہے، کبھی یہ سارا علاقہ سلک روڈ کا حصہ ہوا کرتا تھا، جو اپنی تجارتی اہمیت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا۔ اس شہر میں آج کے دور میں بھی 2 لاکھ کے قریب تاجک لوگ آباد ہیں۔ ان تمام بڑے شہروں سے اگر نکلیں اور تاجکستان کے دیہی علاقوں کا رخ کریں تو یہاں کی زیادہ تر دیہی آبادیاں بخارا، سمرقند اور دوشنبے کے دیہی علاقوں میں ہی آباد ہیں، جہاں یہ تمام تاجک لوگ ایک سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہاں کے زیادہ تر مقامی لوگ زراعت کے پیشوں کے ساتھ ہی جڑے ہیں، جس میں یہاں کی زراعت پرانے اور روایتی طور طریقوں کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ یہاں کے تاجک لوگ زیادہ تر فروٹ فارمنگ پر کام کرتے ہیں، جہاں دنیا کا ہر ایک پھل فروٹ جات اس ملک میں پایا جاتا ہے۔ یہاں فروٹس کی پروڈکشن باقی دوسرے ممالک سے کئی گنا زیادہ ہے۔ فروٹ فارمنگ کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھیڑ، بکریاں اور گائے وغیرہ بھی شوق کے ساتھ پالتے ہیں، اور اکثر ان کے گھروں کے ساتھ ہی ان کے مویشی فارم بھی موجود ہوتے ہیں۔ تاجکستان کے شمالی پہاڑی علاقہ جات ڈرائی فروٹ کی فارمنگ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور ہیں، جہاں اعلیٰ کوالٹی کے بادام، اخروٹ، پستہ، کاجو وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں۔ ان تمام شمالی علاقوں میں آپ کو ڈرائی فروٹ کی مارکیٹیں بھی نظر آئیں گی، اور یہ تاجک لوگ اپنی روزمرہ کی خوراک میں ان ڈرائی فروٹ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تاجک لوگ ایک لمبی زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوستو، تاجکستان چاروں اطراف سے بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ملک ہے۔ یہاں کے سرسبز پہاڑی علاقہ جات میں اور ان کے جنگلات، جن میں ٹگرایا پل کا نیچر اور توگے کے جنگلات کافی زیادہ مشہور ہیں، ان جنگلات کے اندر بھی یہاں مقامی باشندے آباد ہیں۔ یہاں کی خوبصورت وادیوں میں یہ مقامی لوگ پتھر اور لکڑی سے ہی اپنے گھر تعمیر کرتے ہیں، اور یہاں اپنے جانوروں کے ساتھ یہ لوگ رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ ان کے ریوڑوں میں ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں موجود ہوتی ہیں، جن کو یہ تاجک لوگ سارا دن یہاں سرسبز پہاڑوں پر ہی چرواتے نظر آتے ہیں، اور یہاں ایک پرسکون اور سادہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو تاجکستان کے بارے چند ایک دلچسپ حقائق کے بارے میں بھی آگاہ کرتے ہیں۔ ملک کی سرکاری زبان تاجک ہے، جو کہ فارسی زبان کی ہی ایک شاخ ہے، جبکہ اس کے ساتھ کئی اور زبانیں بھی ملک میں بولی جاتی ہیں۔ اسلام ملک کا سب سے بڑا مذہب ہے، جن میں سنی مسلمان اکثریت میں ہیں۔ اس ملک کو پہاڑوں کی سرزمین بھی کہتے ہیں، جس میں کوئی پامیر کا پہاڑی علاقہ اس ملک کے 93% حصے کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہی کوئی پامیر کا پہاڑی سلسلہ بر اعظم ایشیا اور بر اعظم یورپ کو بھی آپس میں جدا جدا کرتا ہے۔ تاجکستان کی معیشت کا انحصار زراعت کے ساتھ جڑا ہے، خاص طور پر کپاس کی فصل کے ساتھ۔ اس ملک میں لاکھوں ایکڑ پر کپاس کی فصل کی کاشتکاری کی جاتی ہے، اور کپاس یہ ملک دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ تاجکستان کو لینڈ لاک کنٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا رستہ کسی بھی سمندر کے ساتھ نہیں لگتا، اس کے چاروں اطراف بلند و بالا پہاڑ ہی موجود ہیں۔ البتہ اس ملک میں کئی زیادہ دریا، جھیلیں اور ندی نالے بھی موجود ہیں۔ دریائے آمو اس ملک کا سب سے بڑا دریا ہے، جو پورے ملک کی زمین کو سیراب کرتا ہے۔ تاجکستان میں چلنے والی کرنسی کو تاجکستانی سومانی بولتے ہیں۔ ایک تاجک سومانی پاکستانی 25.5 روپے کے برابر بنتا ہے۔ یہ ملک قدرتی وسائل سے بھی مالا مال ہے۔ ملک میں تیل، گیس، کوئلہ، کاپر وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، جس کی بدولت یہاں کے تاجک لوگ کافی خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو سیر کرواتے ہیں اس ملک کے چند ایک اہم سیاحتی مقامات کی بھی، جن میں سر فہرست ہیں یہاں کی مشہور ترین مساجد، جن میں حاجی یعقوب ماسک سے لے کر مسجد جامع، نیو تاجک ماسک اور نیلی گنبد والی مسجد یہاں بہت زیادہ مشہور ہیں۔
ये तमाम मसाजिद आला इस्लामी फन तामीर का एक शानदार विरसा भी समझी जाती हैं। ताजिकिस्तान का किला पंचकंठ जो यहाँ 5वीं सदी में तामीर किया गया था, जो तारीखी अहमियत की वजह से इंतहाई ज़्यादा मशहूर है। ये किला यहाँ दफाई निज़ाम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दुशंबे में वाक़े किला हिसार जो यहाँ 16वीं सदी में तामीर किया गया था, ये किला यहाँ की ओल्ड तहजीब व सकाफत और कल्चर की निशानदेही करता है। इसके साथ मकबरा निज़ामुल मुल्क का जो यहाँ के मशहूर सियासतदान और दानश्वर निज़ामुल मुल्क की याद में तामीर किया गया है। इसको देखने लाखों की तादाद में गैर मुल्की टूरिस्ट यहाँ का रुख करते हैं। दोस्तों, ताजिकिस्तान को घोड़ों की सरजमीन भी कहते हैं, जहां दुनिया के महंगे तरीन आला किस्म के घोड़े भी पाए जाते हैं। ताजिक लोग शौक के साथ इन घोड़ों को पालते हैं और इन घोड़ों की आला अक़साम की बदौलत यूरोपी शहरी भी हर साल मौसम बहार में यहाँ घोड़े खरीदने आते हैं। ताजिक कल्चर में इन घोड़ों की अहमियत बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, ये मुल्क कुदरती हसीन मनाजर से भी भरा पड़ा है, जहाँ हर तरफ कुदरत के शाहकार देखने को मिलते हैं। यहाँ की देहाती जिंदगी इंतहाई सादा और पुरसुकून भरी है। यहाँ ये तमाम ताजिक लोग सुकून के साथ इन पहाड़ी वादियों में अपनी जिंदगी बसर करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में अगर मौका मिले तो ताजिकिस्तान का रुख लाजमी करें और यहाँ के हसीन मनाजर से लुत्फ उठाएं। दोस्तों, हमें उम्मीद है ताजिकिस्तान विलेज लाइफ के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद सैर व सियाहत की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल बिलाल टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें।